हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वीज एंड आइज के करंट अफेयर्स जो कि जुलाई मंथ की है। तो कल्चर की एक टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, बाकी धीरे धीरे आपको इस मैगजीन को भी 2-3 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगी। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मंथ की भी देखनी है, अगस्त मंथ की, और रेस्ट ऑफ द लेसन भी मैं कंप्लीट करूंगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो कल्चर देख लेते हैं। इससे पहले आप लोग को साइंस एंड टेक की लेसन मिल चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो बात करते हैं कल्चर के फर्स्ट टॉपिक में, और एक ही इस बार टॉपिक है गुर्जर प्रतिहारास के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नतेसा एक 9th सेंचुरी आपका रेयर स्टैंड स्टोन आइडल यहाँ पे है राजस्थान टेम्पल का, जो कि आप देखोगे कि 1998 में रिटर्न कर दिया गया था इंडिया को। तो ये नाटेसा स्टैंड स्टोन आइडल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नाटेसा जो है एक रेयर सैंडस्टोन आइडल है जो कि प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। और ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये राजस्थान से करता है। ओरिजिनली आप देखोगे तो गाटेश्वर टेम्पल है जो कि बरौली में आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। स्टैंड स्टोन जो ये नतीशा फिगर है, ये आप देखोगे कि ये ऑलमोस्ट 4 फीट का है, स्टैंड में है और काफ़ी रेयर है। और ब्रिलियंट डिपिक्शन है, यानी कि भगवान शिव का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गॉड शिव की यहाँ पे डिपिक्शन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एक डिपिक्शन है नंदी का, यानी कि सैक्रेड बुल कार्फ है। इसको भी यहाँ पे शो किया गया है, लेकिन राइट लेग यानी कि नतेशा आइकन का जो राइट लेग है उसी के साइड में जो है इसको इसके पीछे यहाँ पे आपका शो किया गया है। प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अब गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी जो है ये नदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा ये रूल किया गया है, मिड 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक। साथ ही साथ यहाँ पे वन ऑफ द 4 आपको पैट्रिलिनियन क्लैंस देखने को मिलेगा, कास्ट ग्रुप का, जिसको कि राजपूत कहते हैं। यानी कि काफ़ी 4 वर्षों तक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे राजपूतों का चला है। प्रतिहारा जो है इनका नेम जो मिला है वो संस्कृत यानी कि डोर कीपर के इसका मतलब है। और ये ट्राइबल ग्रुप जैसा दिखते हैं, या फिर गुर्जर गुर्जर के क्लैन भी आप लोग कह सकते हो। इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन थे? नागभट्ट फर्स्ट है, नागभट्ट सेकंड है। नागभट्ट फर्स्ट है जिन्होंने यहाँ पे अरब आर्मीज को कंटेन किया था, जो कि यहाँ पे ईस्ट में इंडस रिवर के ईस्ट में जा रहे थे। नागभट्ट सेकंड है, जिनको कि मीर भोज भी कहा जाता है, महेंद्र पल्ला फर्स्ट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारा का आप किंगडम देखोगे तो इसमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था, जैसे कि यहाँ पे पाल के साथ, राष्ट्रकूटास के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनका जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। इस मैप में आप लोग देख सकते हो कि गुर्जर प्रतिहारास का यहाँ पे डायनेस्टी कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये नॉर्थ में ही इन्होंने इनका यहाँ पे पूरा डायनेस्टी था, तो ये याद रखिएगा। इनके नीचे आपको राष्ट्रकूटास का डायनेस्टी देखने को मिलेगा, यहाँ पे बानास है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके नीचे आइएगा तो ये केरल है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाले रीजन में चोला, पांड्यास, और केरल में चेरास का यहाँ पे डायनेस्टी था। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे आते और एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री देख लेते कि इनके टाइम में कैसा था। तो टर्म्स ऑफ अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखें, यानी कि गुप्ता एम्पायर और हर्षवर्धन आइडिया जैसा था, उसी तरीके से आपको यहाँ पे इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। कुछ एरिया जो कि एडमिनिस्टर किया जाता था डायरेक्टली यहाँ पे सेंटर के द्वारा, और बाद में फिर इसको प्रोविंस में और डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था। और बाद में इसको जो है ना गवर्नर के द्वारा गवर्न किया गया था, डिस्ट्रिक्ट हेड के द्वारा इसको गवर्न किया जाता था। गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट हेड को यहाँ पे क्या काम था कि लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे, और लॉ एंड ऑर्डर को जो है आर्मी की हेल्प से वो मेंटेन करते थे। साथ ही इनको ये जो है ना, इनके पास कालवेरी बहुत ज़्यादा था, यानी कि हॉर्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा था, जिसको कि सेंट्रल एशिया और अरेबिया से वो इंपोर्ट करते थे। भोज के बाद अगर देखें तो मिलिट्री पावर जो यहाँ पे आप देखोगे प्रतिहारास का था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो इनके सक्सेसिव किंग आए ना, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार भी सफ़र किए थे। यानी कि युद्ध वगैरह होता था उसमें वो हार जाते थे, तो धीरे धीरे इनका जो पावर है वो ख़त्म होने लगा, मिलिट्री पावर भी ख़त्म होने लगा था। आर्किटेक्चर की बात करें तो प्रतिहारास में देखेंगे तो जो गुप्ता आर्किटेक्चर था उसको यहाँ पे प्रतिहारास के द्वारा और ज़्यादा आगे बढ़ाया गया था। इनकी कुछ फेमस टेम्पल देखें तो यहाँ पे है गदरमाल टेम्पल, पतहारी टेम्पल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको इनके ओपन पेविलियन टेम्पल के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था। साथ ही न्यू स्पेस कॉन्सेप्ट था इनके पास, स्ट्रक्चर और फंक्शनल कंस्ट्रक्ट था इनका। तो काफ़ी नए तरीके से जो है ये टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट भी करते थे। नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था, क्योंकि नॉर्थ में ये नगारा स्टाइल ही चलता था, तो इनके तहत भी यहाँ पे नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के तहत ये टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते थे। ट्रेड और इकोनॉमी की बात करें तो गुर्जर और प्रतिहारा का जो यहाँ पे एम्पायर था
उनकी इकॉनमी अगर देखें तो मेनली डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। मेजर सोर्स जिससे कि सरकार को यहाँ पे रेवेन्यू मिलता था तो टैक्स से मिलता था। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो बल्क होता था ना, उसमें से उन सारे फार्मर्स को टैक्स देना पड़ता था, तो ये टैक्स जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनता था। हॉर्सेस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी था, यहाँ पे ट्रेड किया जाता था। प्राइमरी अगर यहाँ पे लिटरली सोर्सेज देखें तो यहाँ पे अरब मर्चेंट का था, जैसे कि सुलेमान अल मसूदी। कुछ पोएट है जैसे कि राजा शेखर, वो भी यहाँ पे महेंद्र पाल फर्स्ट के कोर्ट में थे। ठीक है, तो ये सारी कुछ यहाँ पे आपकी बेसिक इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रतिहारास गुर्जर्स के बारे में है। तो आई थिंक कि आप लोग को यहाँ पे डिटेल में समझ में आ गया होगा। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है, सो यू हैव टू रेडी अबाउट इट। और ये आपका आर्ट एंड कल्चर में कंप्लीट होता है, तो इसलिए ये कल्चर का टॉपिक अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुर्जर प्रतिहारा के बारे में ध्यान रखिएगा, की पॉइंट्स याद रखिएगा। प्रतिहारा स्टाइल ऑफ यहाँ पे आर्किटेक्चर है जो कि आपका राजस्थान में है। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है। यहाँ पे आपका जो नतेशा फिगर है ये 4 फीट स्टैंड है और ये शिव, यहाँ पे गॉड शिव का ये डिपिक्शन है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखो तो डायनेस्टी जो है नदर्न इंडिया में ये इनके द्वारा रूल किया गया। फिर यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, तो नागभट्टा फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड थे। उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो काफ़ी अच्छा था, गुप्ता एम्पायर और हर्षवर्धन ही जैसा था। गवर्नर और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेड जो है उन वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। आर्किटेक्चर तो बहुत ही शानदार था, ट्रेड इकॉनमी भी बहुत शानदार था। घुमा फिरा के आप लोग देखोगे कि पूरी तरीके से जो है ना बहुत ही अच्छा ये आपका शानदार तरीके से डायनेस्टी। हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आइज के करंट अफेयर्स जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने कल्चर लेक्चर के साथ, जिसमें कि हमारी सिर्फ एक टॉपिक है और ये है लिंगराज टेम्पल। तो स्टार्ट करते हैं लिंगराज टेम्पल के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप 3, 4 जितनी भी स्टार मार्क लगाना चाहो लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टेम्पल से क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलते हैं यूपीएससी में, तो इसलिए जो भी टेम्पल न्यूज़ में रहे बेस्ट वे है कि आप उसको कवर करो एकदम वर्ड टू वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली ये अनाउंस किया गया है कि फेस लिफ्ट किया जाएगा 11वीं सेंचुरी के लिंगराज टेम्पल को, जो कि प्री 350 ईयर्स स्ट्रक्चर स्टेटस था। इट मीन्स कि आज की डेट में इस टेम्पल की जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं डाउन हो गई है, और 350 साल पहले जो इस टेम्पल का स्ट्रक्चर था और जो स्टेटस था उस तरीके से वापस से इसको फिर से फेस लिफ्ट करना है, वापस से इसको सही करना है। तो लिंगराज टेम्पल के बारे में अगर देखें तो 11वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था, और किस राजा के द्वारा, तो जचाति केशारी जो कि सोमावंशी डायनेस्टी के थे, और बाद में जो है इसको ऐड किया गया गंगा डायनेस्टी रूलर्स के द्वारा। तो इसलिए इसमें कुछ एडिशन भी किए गए थे, तो दोनों डायनेस्टी याद रखना है। यहाँ पे आपका टावर है जो कि टावर की हाइट 180 फीट है, और यहाँ पे कल्मिनेशन देखने को मिलता है टेम्पल आर्किटेक्चर का, जो कि भुवनेश्वर में है। और साथ ही साथ यहाँ पे कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का भी। ये जो टेम्पल है ये आपके 4 मेन हॉल है यहाँ पे। एक है गर्भागृह जो कि हम लोग सैंक्टम सैंक्टोरम कहते हैं। एक ही याचना मंडप जो कि हॉल फॉर द प्रेयर्स है, प्रेयर्स यहाँ पे किया जाता है इस हॉल में। और साथ ही है नृत्य मंडप जो कि डांस और म्यूजिक हॉल है। और भोग मंडप, इट मीन्स कि जहाँ पे डिवोटीज जो है वो प्रसाद वगैरह लगाते हैं। तो ये 4 मेन हॉल है इस टेम्पल के अंदर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिंगराज की बात करें तो यहाँ पे इनको रेफर किया जाता है स्वयंभू, यानी कि सेल्फ ओरिजिनेटिंग शिवलिंग, और शिवलिंग जिसको कि हरिहर कहा जाता है। ये सिग्निफाइज करते हैं सिंक्रटाइजेशन ऑफ शैविज्म एंड वैष्णविज्म सेक्ट इन उड़ीसा। तो यहाँ पे जो लिंगराज टेम्पल है उसमें आपको दोनों देखने को मिलेंगे। कौन कौन से सेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो ये शैविज्म और वैष्णविज्म, ये दोनों सेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ अदर अट्रैक्शन ऑफ टेम्पल देखें तो यहाँ पे बिंदु सागर लेक है, तो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बिंदु सागर लेक जो कि नॉर्थ साइड ऑफ टेम्पल है। शिवरात्रि फेस्टिवल जो है एक मेजर फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इस टेम्पल में, तो ये भी अभी न्यूज़ में था, और शिवरात्रि अभी भी पार हुआ है, तो इसलिए इसके बारे में भी ध्यान रखना है। ये जो टेम्पल है ये सारे नॉन हिंदू के लिए आपका ओपन नहीं है, बट देयर इज़ अ व्यूइंग प्लेटफॉर्म जो कि वॉल के पीछे एक व्यू देखने का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि गुड व्यू दिखता है। मेन एक्सटीरियर का जो है ना, यानी कि जो बाहरी रूप है मेन एक्सटीरियर, उसका बहुत अच्छा व्यू दिख जाता है। तो ओरिजिनली ये इरेक्ट किया गया था फॉर ए विजिट बाय वाइसराय लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पे जो भी वर्ड टू वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में समझते हैं। कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल एक सब स्टाइल है नगारा आर्किटेक्चर का। नॉर्थ में जो टेम्पल बनी होती है उनकी स्ट्रक्चर नगारा आर्किटेक्चर में होती है, और जो साउथ की टेम्पल होती है वो आपका ड्राविडा आर्किटेक्चर की होती है। ठीक है,
ये एंशियंट जो कलिंगा रीजन था, जो कि आज के डेट में आपको उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नदन आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, वहाँ पे ये पाया जाता है। इसमें सिखारा यानी कि आपका ड्यूअल होता है उड़ीसा में, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल है बिफोर कर्विंग नियर द टॉप। जो इस तरीके से आपका टेम्पल में कर्व देखने को मिलता है, इसके ऊपर जो इस तरीके की लंबी आपकी छड़ होती है उसे हम लोग शिखारा कहते हैं। इसमें आपके कलश वगैरह भी बैठाए जाते हैं। तो सिखारा है जो कि यहाँ पे मंडप से इसको प्रिसीड किया गया है, जिसको कि जगमोहन कहा जाता है या फिर डांस पेविलियन भी है। और ये स्टाइल में आप देखो कि 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टेम्पल होते हैं, जैसे रेखा डोएला है, पिड्डा डोएला है और खाखर डोएला है। रेखा डोएला और खाखर डोएला की बात करूं तो यहाँ पे आपका सैंक्टम सैंक्टोरम है। वहीं अगर पिड्डा डोएला की बात करूं तो यहाँ पे डांसिंग और ऑफरिंग हॉल है। इट मीन्स कि यहाँ पे 4 तरीके का जो हॉल था, इसमें से आप देखो कि रेखा और खाखर डोएला जो है ये आपका गर्भागृह है। और पिड्डा डोएला की बात करूँ तो यहाँ पे डांसिंग है यानी कि नृत्य मंडप है। ओके, एग्जाम्पल अगर कलिंगा आर्किटेक्चर का देखें तो एक तो लिंगराज टेम्पल हो गया, उसके अलावा रजरानी टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है पुरी की। तो ये दोनों टेम्पल याद रखना, ये किसके अंदर आता है, कलिंगा आर्किटेक्चर के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिंगराज टेम्पल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजनाइज के करंट अफेयर्स, जो कि हमारे सितंबर मंथ की है। तो सारी टॉपिक कंप्लीट हो गई है, बस आपकी यहाँ पे कल्चर और एथिक्स बाकी है। तो ये दोनों लेसन आपको बैक टू बैक मिल जाएगी। आज पहले हम लोग कल्चर के लेसन देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी टॉपिक है। तो सबसे पहले ककाटिया जो डायनेस्टी है इस बार न्यूज़ में थी, तो क्यों ये न्यूज़ में थी इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। फिर एक तरीके का बाघ पेंटिंग है, ये कहाँ की बाघ पेंटिंग है और क्यों इतनी प्रसिद्ध है और न्यूज़ में क्यों है, ये तीनों पार्ट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ये दोनों आर्टिकल देख लेते हैं। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको देखने के लिए आप लोग को बस एक काम करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो आइए देखते हैं कि ककातिया डायनेस्टी क्यों न्यूज़ में है और थोड़ा बहुत मैप में देख लीजिए। सबसे पहले मैप ही देख लीजिए, तब आपके माइंड में हमेशा क्लियर रहेगा और जितना बातें मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। तो पहले के ज़माने में जो डायनेस्टी हुआ करता था, साम्राज्य, जैसे आपने मुगल साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, ये सारे साम्राज्य हमने पढ़ रखा है एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडेवल हिस्ट्री में। तो इसके अलावा आप लोग देखो कि यहाँ पे है ककातिया डायनेस्टी, ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। उसके बाद ये है दिल्ली सल्तनत, तो इतना पूरा था। इसी में आपका राजपूत किंगडम आता है। यहाँ पे है ईस्टर्न गंगा, ये है होयशाला, देन यहाँ पे कैलिकट और फिर ये है पांड्यास, ठीक है। तो ये हो गया मैप का काम। अब देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। एक टेम्पल यहाँ पे ककाटिया डायनेस्टी और ककाटिया जो रूलर थे, यानी कि ककाटिया वाले रीजन में जो यहाँ पे शासन करते थे, जो शासक थे, आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो अमरावती में, आज के डेट में ये अमरावती है, पहले नहीं था। तो ये आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है अमरावती में, वहाँ पे जो ककाटिया रूलर है उनके द्वारा एक टेम्पल बनाया गया था। लेकिन अब उसको जो है यहाँ पे बदल दिया गया है और यहाँ पे जो पूजा किया जाता है वहाँ की जो लोकल गॉडेस दुर्गा है ना, यानी कि दुर्गा भगवान, उनका यहाँ पे पूजा किया जाता है, ठीक है। और न्यूज़ में क्यों है, तो ये टेम्पल जो है ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो वहाँ के एम्पेरर थे गणपति देव, तो उनके द्वारा ये बनाया गया था। ककातिया डायनेस्टी के ये रूलर थे। तो नाम भी याद रखिएगा, क्या पता न्यूज़ में है तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, स्पेशली यूपीएससी में जो आर्ट एंड कल्चर वाला आप लोग की बहुत क्वेरीज होती है कि कैसे कंप्लीट करूँ। उसके लिए भी आप लोग की एक वीडियो आएगी कि मैं आपको आर्ट एंड कल्चर की पूरी बताऊंगी कि कैसे आप लोग को स्टडी करनी है, मीन्स कम समय देकर आप लोग को ज़्यादा गेन कैसे करना है आर्ट एंड कल्चर में, वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे जैसे न्यूज़ में है अभी ककातिया डायनेस्टी, तो इसके बारे में क्वेश्चन आपसे कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ककाटिया डायनेस्टी के कौन रूलर थे जिनके द्वारा ये टेम्पल बनाया गया, तो ये है गणपति देव। प्रिसाइडिंग डीटी, वो भी 13th सेंचुरी टेम्पल में कौन थी, तो ककाती देवी थी, यानी कि ये ककातिया रूलर के भगवान थे, ठीक है, ककाती देवी। तो अब थोड़ा बात कर लेती हूँ ककातिया डायनेस्टी के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे कि पहले ये वेस्टर्न चालुक्यास में थे, यानी कि ये जो चालुक्यास, चोलास, चेरास वाला रीजन था, तो वहाँ पे देखने को मिला सारे 3 जो कंटेम्पररी जो डायनेस्टी है डेक्कन के, तो कौन कौन है ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे होयसाला, यादवास और ककाटिया है, जो कि यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्यास था। और जो इंडिपेंडेंट डायनेस्टी थे उसको इस्टेब्लिश कब किया गया, जब यहाँ पे रुद्रदेव यानी कि प्रताप रुद्र जो फर्स्ट थे, वो यहाँ पे फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर बने ककातिया डायनेस्टी के। और कब, तो 1858 एडी में। वारंगल जो था उस समय ककाटिया का ये कैपिटल था, तो ये याद रखना। आज के भी डेट में आप लोग देखते हो कि एनआईटी वारंगल है, तो ये वही वारंगल है जो कि उस समय यहाँ पे कैपिटल था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि ये उस समय आप देखोगे कि यहाँ पे
कुछ इस्लामिक इन्वेंशंस था, यानी कि कुछ इस्लामिक धर्म के लोग जो है यहाँ पे घुस आए थे। वो भी यहाँ पे 1310 से, यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे शासन था, तब आप लोग देखोगे कि यहाँ से इस्लामिक इन्वेंशन हुआ था और अल्टीमेटली जो है ये दिल्ली सल्तनत के अंदर में आ गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ककाटिया डायनेस्टी जो है वो कैसे पतन हुआ उसका। तो यहाँ पे कुछ इस्लामिक इन्वेजन हुआ, यानी कि कुछ इस्लामिक पीपल्स यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद जो है इसको दिल्ली सल्तनत के अंदर ले लिया गया, यानी कि ये भी एरिया जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर आ चुका था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स के बारे में देख लीजिए। ये है गणपति देव का यहाँ पे शासनकाल था, जो कि लॉन्गेस्ट था, यानी कि जितने भी ककाटिया रूलर्स थे, जितने भी यहाँ पे शासक आए थे, उसमें से सबसे ज़्यादा जो लंबे समय तक यहाँ पे रहे थे वो है गणपति देव। ठीक है, और साथ ही साथ इतना इनका टाइमलाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपको जो है ककाटिया डायनेस्टी का कब फॉर्मेशन हुआ वो सारी चीज़ें याद रखनी है। फिर है यहाँ पे रानी रुद्रम देवी, ये भी वन ऑफ द फ्यू क्वींस थी इंडियन हिस्ट्री में। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री देख लेते हैं। अब देख लेते कि ककाटिया डायनेस्टी के यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या फीचर्स थी। तो कुछ फीचर्स अगर हम लोग सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में देखें तो सबसे पहली है यहाँ पे मोटूपल्ली। तो मोटूपल्ली यहाँ का फेमस ट्रेडिंग सी पोर्ट था। तो मोटूपल्ली जो है फेमस ट्रेडिंग सी पोर्ट था, यानी कि यहाँ से व्यापार वगैरह होता था, सामानों का जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था। मार्को पोलो अगर देखें तो ये फर्स्ट वेनेटियन ट्रैवलर थे जो इनके द्वारा यहाँ पे ककाडियन किंगडम में वो पहुँचे थे इसी पोर्ट के थ्रू। तो मार्को पोलो आप लोग को नाम भी पता होगा कि मार्को पोलो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। तो इनके द्वारा जो है इस पोर्ट के थ्रू यहाँ पे पहुँचा गया, ककाटिया डायनेस्टी में वो पहुँचे थे। तो ककाटिया डायनेस्टी जो था वो काफ़ी फेमस था क्योंकि इनके द्वारा बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते थे और इसको जो है ना यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मददगार होता था। यानी कि ये बड़े बड़े टैंक बनाते थे और टैंक में जो है ना जितना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शंस होता था वो इसको जो है बूस्ट करने के लिए मेनली इसको इसलिए बनाते थे। ये जो कोहिनूर डायमंड है वो भी यहाँ पे माइन किया गया था ककाटिया रूलर्स के ही टाइम में। वो भी यहाँ पे गोलकोंडा जो माइंस है ना उसी से यहाँ पे जो है कोहिनूर जो हमारा डायमंड है, जो इतना कीमती हमारा हीरा है, उसको भी वो कहाँ से मिला, तो वो भी यहीं से मिला था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर देख लेते हैं कि इस समय में जो है यहाँ पे कौन कौन से टेम्पल्स बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वैसे आज की डेट में आप आंध्र प्रदेश में जितने भी टेम्पल्स देखोगे तो आप समझ सकते हो कि वो कहीं ना कहीं जो है ककाटिया डायनेस्टी के ही थे। बट फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये है रुद्रेश्वर टेम्पल है, जिसको कि यहाँ पे आई एम वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा सदर्न वाली टोन आ जाती है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है इसको प्रोनाउंस करने में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसे क्या बोलते हैं, बट इसका जो मीनिंग है वो है 1000 पिलर्स टेम्पल। यानी कि इस टेम्पल में आपको पिलर्स जो इस तरीके के होते हैं ना वो 1000 नंबर में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पहले इसको जो बनाया गया था वो रुद्रदेव के द्वारा बनाया गया था और इस टेम्पल में आपको जो है पिलर्स देखने को मिलेंगे और वो भी कार्व्ड पिलर्स, यानी कि पिलर्स में ही, पत्थर में ही जो इसको काट काट के बनाते थे ना, तो ये नक्काशी उस समय बहुत ज़्यादा चलती थी। तो इसको कार्व्ड पिलर्स कहते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता था। स्पेशल आइकन्स होते थे, रॉक कट यहाँ पे एलिफेंट और मोनोलिथिक नंदी, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। रुद्रेश्वर टेम्पल, ठीक है। ये टेम्पल जो है यहाँ पे आप लोग देखोगे जो तुगलक डायनेस्टी थे उनके द्वारा यहाँ पे डिस्क्रेडिट कर दिया गया था। यानी कि जब यहाँ पे डेक्कन रीजन का इन्वेंशन हुआ था तब इनके द्वारा जो है इस टेम्पल का बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया था, इस तरीके से आप बोल सकते हो। दूसरा टेम्पल है रमन्ना टेम्पल। रमन्ना टेम्पल सिर्फ एक मात्र टेम्पल है इंडिया का जिसको यहाँ पे स्कल्प्टर्स के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, यानी कि जो इसको बनाए हैं ना उनके नाम से जाना जाता है। जैसे आप और भी सारे टेम्पल्स देखो या फिर जितने भी आप लोग जो है जो भी आप देखते हो, जैसे आप कोई भी टेम्पल्स देख लो, कोई भी स्कल्पचर्स देख लो, कोई भी मॉन्यूमेंट्स भी आप लोग देख लो, तो जो बनवाते हैं ना उनके नाम से वो प्रसिद्ध होता है, लेकिन जो उसमें कारीगर जो बनाते हैं उनके नाम से वो प्रसिद्ध नहीं होता है। तो ये एकमात्र यहाँ पे टेम्पल है रमन्ना टेम्पल, जो कि रमन्ना के द्वारा इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम रमन्ना टेम्पल है। जैसे ताजमहल ही ले लो ना आप, कौन बनाया ताजमहल आज तक उसका कहीं भी महत्व नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, लोग उनका नाम तक नहीं जानते, लेकिन किसने बनवाया, किसके याद में बनवाया, ये चीज़ें सबको पता है और यही आज की डेट में सिंबल भी है कि नहीं। तो ये बड़ी बात है। और ये जो बनाया गया था ये ककाती जो गणपति देव है उन्हीं के बिहाफ में बनाया गया था। और साथ ही साथ आप लोग देखो कि नेक्स्ट है यहाँ पे वारंगल फोर्ट, जो कि आज के भी डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इसको यहाँ पे रुद्र देवी की जो डॉटर थी ना उनके द्वारा इसको बनाया गया था। और जो फोर्ट है यहाँ पे 4 पाथ है, यानी कि 4 यहाँ पे रास्ते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव है। गेटवे वगैरह बहुत बड़े बड़े हैं और ये आपको कीर्ति थोड़ांस जो है हम्स थोड़ांस वैसे ही देखने को मिलेगा। वारंगल फोर्ट की बात करूँ
1000 पिलर टेम्पल हो गए, रमन्ना टेम्पल हो गए, ये सारे कुछ ऐसे रीजन है ना जिसको यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड किया गया है। तो ये तीनों आप लोग को याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश कभी घूमने जाओ तो ये सारे रीजन भी ज़रूर घूमिएगा, यानी कि खास करके ये सारे टेम्पल्स जरूर घूमिएगा। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे ककाटिया डायनेस्टी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ के एक टेम्पल है जिसको कि अभी बदल दिया गया है। अब वहाँ पे दुर्गा गॉडेस दुर्गा जो है उनकी पूजा होती है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ककाटिया डायनेस्टी के जो मोस्ट फेमस यहाँ पे इनके जो रूलर थे, जो ककाटिया डायनेस्टी को जो यहाँ पे बनाए हैं, यानी कि इस टेम्पल को जो बनाए थे वो यहाँ पे गणपति देव हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ककाती देवी है उनकी पूजा होती है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ककातिया डायनेस्टी जो है यहाँ पे कुछ इस्लामिक इन्वेंशंस हुआ था जिसके कारण जो है इसको दिल्ली सल्तनत के अंदर ले लिया गया। इसमें कुछ रूलर्स थे जैसे कि गणपति देव है और साथ ही रानी रुद्र देवी है। सोशियो इकोनॉमिक अगर हिस्ट्री देखें तो आप लोग इससे समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इनका जो है ट्रेड से बहुत ही ज़्यादा नाता रिश्ता था, यानी कि ट्रेड व्यापार बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश था। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से होता था, तो यहाँ पे आपको पैसे की कमी नहीं देखने को मिलेगी इस डायनेस्टी में। आर्किटेक्चर तो यहाँ पे एक से एक मिसाल आर्किटेक्चर है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाघ पेंटिंग की तरफ चलते। बाघ पेंटिंग है क्या, ये जो लोकल ट्राइब्स थे मध्य प्रदेश के हैं जिसको बरवानी कहते हैं। अब ये डायरेक्टली आपका मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि बरवानी ये कहाँ के ट्राइब है, तो ये मध्य प्रदेश के ट्राइब है जिनको यहाँ पे ट्रेन किया गया है बाग में, महेश्वरी में, चंदेरी टेक्सटाइल क्राफ्ट में, जो कि ट्राइफेड के द्वारा। ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं ना, वो आज की भी डेट में आप देखोगे कि अपने टैलेंट के हिसाब से वो जी रहे हैं, यानी उनको जो टैलेंट है वो उस चीज़ को वो बनाते हैं, उस चीज़ को वो बना के मार्केट में ले जाकर बेचते हैं, उसी से वो जो अर्न करते हैं उनकी लाइवलीहुड वैसे ही चलती है। तो ट्राइबल्स पीपल बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहते हैं। हम जैसे लोग जैसे एक कम्युनिटी में रहते, सोसाइटी में रहते, वैसे आपको आदिवासी लोग देखने को नहीं मिलेगा। और पूरे ऑल ओवर द इंडिया में भी आदिवासी नहीं है, किसी न किसी कंट्री, किसी न किसी स्टेट में ही है। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी है, उसके बाद आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बरवानी आदिवासी ज़रूर याद रखिएगा। ये ट्राइब कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो इनके द्वारा यहाँ पर टेक्सटाइल क्राफ्ट किया जाता है जिसका नाम है बाग, महेश्वरी और चंदेरी। ठीक है, ये चंदेरी वही है जिसकी साड़ी आप लोग पहनते हो या आपकी मम्मी नानी दादी पहनती होगी। और चंदेरी कपड़े बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी होते हैं। ठीक है, तो ये उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इनको जो देखभाल करने के लिए एक तो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ही, उसके साथ तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको हम लोग ट्राइफेड कहते हैं। ट्राइफेड स्टैंड्स फॉर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। वो भी कैसे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो है यहाँ पे आपका इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है, यानी हमारे यहाँ की ऐसी बॉडी है जो कि यहाँ पे बेसिकली जो काम करते हैं ना वो ट्राइबल्स लोकली काम करते हैं। आप देखोगे कि ट्राइबल्स लोग के द्वारा अगर कोई भी बहुत अनोखा चीज़ बनाया जाता है, वैसे उनकी सारी चीज़ें अनोखी ही होती है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, मशीनों पर डिपेंडेंट है। हमारी इंडस्ट्री जो है मशीनों पे ही डिपेंडेंट होती है, मशीन से बनाया जाता है। लेकिन इन लोग की खासियत होती है ना कि ये लोग हाथों से बनाते हैं, अपने टैलेंट को यूज़ करके बनाते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो चीज़ें होती है वो बहुत सस्ती होती है। ठीक है, मशीनों में तो आप लोग देखते हो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। तो इसी को ये प्रमोट करने के लिए ट्राइफेड है। यहाँ पे कोई भी सामान अगर यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स की अगर इसको प्रमोट करना है तो उसके लिए कौन ऑर्गेनाइजेशन आगे आती है, तो ये ट्राइफेड है। ठीक है, ये किसके मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, ये भी याद रखना है। ट्राइफेड को यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि वो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे ट्राइबल्स पीपल के, जो भी हमारे कंट्री में है, और साथ ही साथ जो माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है उसका ट्रेड को, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सरप्लस जो है उसको यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ावा करेंगे। यानी कि आप लोग देखते हो कि मेनली जो जंगल में रहते हैं और जंगल में जो यहाँ पे फॉरेस्ट से जो निकलने वाले सामान होते हैं, जैसे लकड़ियाँ वगैरह होती है, फल फ्रूट्स होते हैं, तो वो ये लोग बेचते हैं, ट्रेड व्यापार करते हैं। तो उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ट्राइफेड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। साथ ही यहाँ पे ड्यूअल रोल भी प्ले करते हैं, यानी कि मार्केट डेवलपर भी होते हैं और सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं। ट्राइब्स इंडिया की बात करें तो ये एक ब्रांड है जिसमें कि आप लोग देखोगे कि हैंडक्राफ्ट जितने भी प्रोडक्ट है ना ट्राइबल पीपल के द्वारा, तो उसको यहाँ पे बेचा जाता है। तो ये याद रखना है कि ट्राइब्स इंडिया भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 120 ब्रिक्स एंड मोटर्स आपको ट्राइब्स इंडिया आउटलेट भी देखने को मिलेगा हमारे इंडिया में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग भरवनी की बात करें जो कि ट्राइब है मध्य प्रदेश की, तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में काउंट होता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहने का क्या मतलब है, यानी कि अति पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट, अति पिछड़ा जिला, जिसमें आप देखते हो कि नीति आयोग के द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया है जिसमें कि अभी वो रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं
पहले तो था 151 था, बट आई थिंक अभी 130 हो चुका है। ये 130 ऐसे यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जो कि अति पिछड़ा है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे जो है उसी में से एक यहाँ पे आपको बारवनी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा गरीब है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है। यहाँ पे कोई भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट नहीं है बारवनी की, तो इसलिए यहाँ पे जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि खारगोन है, धार है, तो ये सब जो ट्राइबल आर्टिशंस है ना, ये इंगेज होते हैं भाग पेंटिंग में। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि जो ट्रेडिशनल वीविंग ऑफ टेक्सटाइल होते हैं वो यहाँ पे महेश्वरी स्टाइल में होती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये पेंटिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये एक ट्रेडिशनल हैंड ब्लॉक प्रिंट है जो कि नेचुरल कलर से, नेचुरल कलर कहने का मतलब है कि जैसे पहले के ज़माने में जो पेंट नहीं हुआ करता था, तो लोग कैसे यहाँ पे पेंट इस्तेमाल करते थे, कुछ लीफ को इस्तेमाल करते थे, कुछ जो है चावल को पीस के करते थे, या फिर दाल को इस तरीके से पीस के जो है ना वो कलर बनाते थे। तो आज की भी डेट में जो है यहाँ पे आप देखोगे कि बाग पेंटिंग की जो खासियत है वो यही है कि यहाँ पे नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसको जो मिला है, ये विलेज बाग है वहाँ पे, यानी कि एक गाँव है बाग, वहीं से ये बाग पेंटिंग निकल कर आया। और साथ ही ये बाग रिवर के साइड में है, इसलिए इसको बाग पेंटिंग ही कह रहे हैं। इस प्रिंटिंग टेक्निक में आप देखोगे कि कॉटन और जो सिल्क क्लॉथ है ये दोनों यहाँ पे यूज़ होता है, और ये जो है ना आपका आयरन फिलिंग को ब्लेंड करने में होता है, एलम को, एलिजरीन को, जिसको ऑर्गेनिक रेड डाइंग कहते हैं, तो ये सबको जो है यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। अगर प्रिंटिंग प्रोसेस की कंप्लीशन अगर देखें तो जो प्रिंटेड फैब्रिक होता है ना वो यहाँ पे रिपीटेड वॉशिंग के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि फ्लोइंग वाटर में, इस रिवर में जो है ना ये रिपीटेड वॉश भी किया जाता है, धोया भी जाता है, फिर इसको जो है सुखाया जाता है सन में। और बस इसी तरीके से, इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है क्योंकि आपको तो बाग पेंटिंग करनी नहीं है। बट ये देखिए कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला हुआ है इसको 2018 में। तो बाग पेंटिंग जो है जीआई टैग के भी अंदर आता है। जीआई टैग कहने का मतलब है कि कोई भी अगर यूनिक चीज़ है, जैसे कि कोई भी हैंडीक्राफ्ट है, कहीं के भी आपको फ्रूट्स वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं, तो वो अगर वहाँ की प्रसिद्ध है, यूनिक है, तो वहाँ की अगर जोग्राफिक चीज़ों को लोकेट कर रही है तो उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, जिससे कि उसकी महत्व बढ़ती है, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, उसकी एक्सपोर्ट ट्रेड बढ़ती है उसकी। तो इसलिए उसको यहाँ पे जीआई टैग दिया जाता है। तो बाग पेंटिंग को ऑलरेडी जीआई टैग दिया गया है 2018 में। अब महेश्वरी फैब्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। महेश्वरी फैब्रिक आप देखोगे कि ये कॉटन और सिल्क फैब्रिक है, यानी कि कॉटन कपड़े और सिल्क कपड़े आप पहनते हो ना, तो इसी का आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें जड़ी और ब्रोकैड भी है, यानी कि जो साड़ी वगैरह आप पहनते हो या फिर आप लोग सलवार सूट वगैरह पहनते हो तो उसमें जड़ी का भी काम किया जाता है। और किनारे में आप देखोगे कि ब्रोकैड होते हैं चौड़े चौड़े, तो वो यहाँ पे इसी से बनाया जाता है, ठीक है। महेश्वरी साड़ी आप देखोगे तो महेश्वर से आया है, जो कि नर्मदा रिवर के किनारे है, और खारगोन डिस्ट्रिक्ट है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो कुछ जो यहाँ की पॉपुलर डिज़ाइन है जिसमें कि मार्ट पैटर्न है, यानी कि चटाई वगैरह है, जैस्मीन पैटर्न है जिसको यहाँ पे चमेली कहते हैं, ब्रिक पैटर्न है जिसको इसे ईएंट कहते हैं, डायमंड पैटर्न है जिसको हीरा कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ इनका पैटर्न है जो कि ये इस्तेमाल करते हैं जब भी यहाँ पे फैब्रिक वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे 5 मेजर कैटेगरी आपको साड़ी का देखने को मिलेगा, जैसे कि चंद्रकला है, बैंगनी चंद्रकला है, और चंद्र तारा है, बेली है, पारबी है, ठीक है। ये साड़ी सब बहुत ही ग्लॉसी होते हैं और लाइट वेट होते हैं, यानी हल्के होते हैं लेकिन चमकदार होते हैं। महेश्वरी साड़ी की बात करूँ तो ये रॉयल फैमिलीज ऑफ होलकर्स जो है उनके द्वारा इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, और साथ ही साथ जो है ना इसको रानी अहिल्या बाई होलकर के द्वारा अपने आप ही इसको क्रिएट भी किया गया। तो महेश्वरी साड़ी और बाग पेंटिंग दोनों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का है। वहीं अगर चंदेरी फैब्रिक के बारे में बात कर ले तो ये ट्रेडिशनल एथनिक फैब्रिक है। चंदेरी आप देखोगे कि मेनली यहाँ पे लहंगा, साड़ी, सूट, यही सारे जो है स्टाइल में पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी हल्के होते हैं और शेयर टेक्सचर होता है, बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा, और फाइन लग्जीरियस फील होता है, यानी कि हल्के में और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, बहुत ही सस्ते में आपको चंदेरी का कपड़े मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना आप पहनोगे ना, यानी कि सूट वगैरह भी आप पहनोगे तो एक रॉयल लुक देता है, एक लगता है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने हो। तो इसलिए चंदेरी जो है ना लड़कियों में बहुत फेमस है, ठीक है। और चंदेरी के दुपट्टे वगैरह आप ले लो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए चंदेरी की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तारीफ भी की गई है। गोल्डन जड़ी वगैरह जो है ये ट्रेडिशनल कॉटन यार्न में देखने को मिलता है। जो फैब्रिक यहाँ पे बोरो किया जाता है वो स्मॉल टाउन, यानी कि मध्य प्रदेश की एक चंदेरी, एक आप टाउन कह सकते हो, वहाँ से ये लाया जाता है। और इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि चंदेरी सिल्क कॉटन होता है, प्योर सिल्क होता है, और चंदेरी कॉटन होता है। तो ये 3 तरीके के यहाँ पे जो है चंदेरी फैब्रिक को डिवाइड किया गया है, एक चंदेरी सिल्क कॉटन, प्योर सिल्क और चंदेरी कॉटन। चंदेरी साड़ी की बात करें तो ये भी रॉयल फैमिली जो यहाँ पे सिचिंदास थे उन्हीं के द्वारा ये भी आपका पैट्रोनाइज किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हर किसी के बारे में ध्यान रखना है, बिल्कुल से मतलब कि एकदम से ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, उस टाइप का नहीं कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में ऐसी करंट से ही आपका टॉपिक से जो है क्वेश्चन पिक कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका कल्चर कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग जो है एथिक्स की टॉपिक भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतने ही रखते। तो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो बस। हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट, दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स। अक्टूबर मंथ की कुछ लेसन यहाँ पे बची हुई है, तो उसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। आज मैं यहाँ पे आपको कल्चर की कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बता देती हूँ। वैसे कल्चर में सिर्फ 3 ही टॉपिक है, तो इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कि यहाँ पे एविडेंस मिला है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनमें डेयरी प्रोडक्शन की एविडेंस मिली है, यानी कि ये साक्ष्य हुआ है कि उस समय भी जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेयरी प्रोडक्शन होती थी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर की यहाँ पे 350 जयंती सेलिब्रेट की गई है, तो इसके बारे में देखेंगे बाबा बंदा सिंह बहादुर कौन थे, और इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेंगे। एंड नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर में इस बार दिया गया है, किनको दिया गया है और किस लिए दिया गया है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज के लिए आपके पास मेंस का ये क्वेश्चन है, GS 1 से यहाँ पे है। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी पोस्ट 1991 चेंजेस। तो ये एक टॉपिक है जो कि आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा UPSC की। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ करेंसी मैनिपुलेशन। क्रिटिकली एनालाइज करना है कि इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया आफ्टर बीइंग एडेड करेंसी मैनिपुलेशन मॉनिटरिंग लिस्ट बाय US ट्रेजरी। यानी कि पहले तो आपको डिफाइन करनी है कि करेंसी मैनिपुलेशन होती क्या है, उसके बाद आपको क्रिटिकली एनालाइज करनी है। क्रिटिकली एनालाइज जब भी करने आए, इट मीन्स कि आपको उस पॉइंट के लिए, उस टॉपिक का आपको पॉजिटिव पॉइंट भी दिखाना है, नेगेटिव पॉइंट भी दिखाना है। तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करनी है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि US ट्रेजरी में जो है US के द्वारा एक लिस्ट निकाला जाता है, जो कि आप देखते हो कि इनके लिस्ट में हमेशा चाइना टॉप में रहता है, और US के द्वारा ये कहा जाता है कि चाइना जो है ना अपने इकॉनमी को सही करने के लिए करेंसी का मैनिपुलेशन करता है। यानी कि आप जानते हो कि चाइना क्या करता है कि बहुत सारे सामानों को वो एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट हब कंट्री है चाइना, तो एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू को वो डिवैल्यूएट करता है, यानी कि करेंसी की वैल्यू को वो नीचे घटाता है, जिनसे उनका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। तो यही बातें अब क्या कही गई है कि इस लिस्ट में जो है इंडिया का नाम भी शामिल कर लिया गया है, और इंडिया को कहा जा रहा है कि हम लोग भी यहाँ पे करेंसी मैनिपुलेटर है, और ये किसके द्वारा कहा गया, तो US की ट्रेजरी के द्वारा कहा गया है। तो अब आपको बताना है कि हमें इस तरीके का लिस्ट में पहली बार ऐड कर दिया गया है, तो इससे क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या पॉजिटिव पॉइंट होगी, क्या नेगेटिव यहाँ पे पॉइंट होगी। इन दोनों बातों को आपको एनालाइज करनी है। एक अच्छा सा आंसर लिखना है 150 वर्ड्स में। 10 मार्क्स की ये क्वेश्चन है आपके लिए। और अगर आपने लिख लिया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको कैसे आप लोग को बतानी है कि ये एवेल्यूएट कैसे होगा, इसमें आपने कितना सही लिखा कितना गलत लिखा, तो इसके लिए आप हमारे साथ जो है हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। और इसके लिए आपको सिर्फ मेल करना है rishikacs77@gmail.com। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि क्या पेमेंट प्रोसीजर है, और उसके बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक में भी आ सकता है, IR में भी आ सकता है, बहुत ही जगह ये टॉपिक जो है ना करेंसी मैनिपुलेशन, वो आपका GS 2 GS 3 में भी इंक्लूड हो सकता है। बट मैं GS 1 के बाद ही यहाँ पे GS 1 में ही इसे इंक्लूड करके दी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि GS 1 GS 2 GS 3 तीनों में ये कवर अप हो सकता है। तो इस तरीके के टॉपिक को कभी भी मिस आउट मत कीजिए, क्योंकि एक बड़ा नुकसान आपको हो सकता है अगर आप ये सारी चीज़ें समझते हो कि व्हाट इज़ करेंसी मैनिपुलेशन, और इसमें अगर किसी भी कंट्री को इंक्लूड कर दिया जाता है इस लिस्ट में, तो उससे उनके कंट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे फिर आप लोग को जो है ना काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेसन में जो अक्टूबर मंथ का था, सोशल इश्यूज़ हम लोग देख रहे थे, तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस को हम लोग ने सॉल्व किया था। इसके आंसर मैं आज बता देती हूँ। उस समय बोली थी कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, बट मैं भूल गई, वीडियो एंड कर दी थी मैं। तो अभी सोच रही हूँ कि अभी मैं इसका आंसर बता देती हूँ। वैसे आप लोग ने बहुत सारे जो आंसर दिए हो उसमें वो बिल्कुल सही दिए हो, मोस्टली जो जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर दिया वो सही दिया। इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जिसमें कि हमारे कंट्री में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोडक्शन मिला था। चार्टर एक्ट 1813 है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 है, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखिए आंसर तो ए है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ही सही है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ इंग्लिश एजुकेशन का। चार्टर एक्ट 1813 आया, और उसके बाद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 आया। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी था ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट में, तो इसमें क्या थे कि ओरिएंटलिस्ट जो थे ना वो चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन आए, लेकिन एंग्लिसिस्ट नहीं चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन आए। तो इस तरीके का इनके बीच कंट्रोवर्सी था। तो इस कंट्रोवर्सी से तो इंग्लिश एजुकेशन नहीं आया, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। यहाँ पे कुछ आप पढ़ सकते हो कि चार्टर एक्ट जो 1813 का यहाँ पे क्लॉज 14(3) है कंपनी में, तो उसमें ये कहा गया था कि जो एजुकेशन का इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो इसके लिए यहाँ पे लेना है, यानी कि हमारे कंट्री में किस तरीके से एजुकेशन हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टर एक्ट 1813 से निकल कर आया था। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे
कि यहाँ पे जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है 1823 में ये भी क्रिएट किया गया था, जिससे कि हमारे कंट्री में एजुकेशनल मैटर को पर्टिकुलरली कितना यहाँ पे खर्च करना है, 1 लाख ऑफ रुपीज़, जो सम ऑफ 1 लाख ऑफ रुपीज़ यहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है, तो वो किस तरीके से एक्सपेंडिचर करना है एजुकेशनल मैटर में, तो इसको डिस्कस किया गया था इस इंस्ट्रक्शन के तहत। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग अपने आर्टिकल पे चलते हैं। आइए थोड़ा कल्चर के बहाने हम लोग थोड़ा हिस्ट्री देख लें, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपका यहाँ पे थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। तो एविडेंस मिला है कि यहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन होता था, यानी कि दूध दही कर्ड दूध दही घी ये सारी चीज़ों की यहाँ पे प्रोडक्शन होती थी। आइए देख लेते हैं 2020 में क्या हुआ है कि 100 साल कंप्लीट हुए हैं, यानी कि जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ है ना, आज 2020 में 100 साल पूरे हो गए। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। एक न्यू स्टडी यही निकल कर आई है और इसमें यही पता चला है कि 2500 BCE में डेयरी प्रोडक्शंस यहाँ पे होता था। अब देखते क्या क्या फाइंड आउट हुई है। पहले की जो एविडेंस है, एक सेकेंड, इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ डेयरी प्रोडक्शन, तो ये एक कुछ एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कैसे लोग वहाँ पे रहते थे और किस तरीके से वहाँ पे डेयरी प्रोडक्शंस का इस्तेमाल होता था, क्या नहीं होता था, ये उस समय जो है एविडेंस साक्ष्य निकल कर आया था, तो उसके ऊपर बेस्ड है एविडेंस। अगर हम लोग डेयरी प्रोसेसिंग का देखें तो यहाँ पे देखने को मिला है कि प्रिजर्वेशन होता था मिल्क का, यानी कि मिल्क को जो है ना प्रिजर्व करके रखते थे और फर्मेंटेशंस के थ्रू और दूसरे टेक्निक्स भी इस्तेमाल किए जाते थे। इससे क्या देखने को मिला है कि मॉलिक्यूलर केमिकल एनालिसिस, यानी कि जो पोट्री में रेसिड्यू रह गया है, जैसे कि कोटाडा बार्डली यहाँ पे पाया गया है गुजरात में, तो ये आपसे रीजन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कुछ भी न्यू डिस्कवरी होती है तो उससे रिलेटेड एक फेमस पोर्शन बन जाता है यूपीएससी का, जो क्वेश्चंस पूछ लेती है। और सारे एग्जाम में जहाँ पे आपका हिस्ट्री का पोर्शन है तो वहाँ पे आपको ये तो देखने को मिलेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट ये न्यू साइट्स है जहाँ पे ये इवैक्यूएशन हुआ था, वहीं से ये पता चला है कोटाडा बार्डली जो कि गुजरात में है। आइए मैप में देख लीजिए कोटाडा बार्डली कहाँ है। तो मैप में तो ये कोटाडा बार्डली नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे और भी जो रीज़न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको समझ लीजिए। यहाँ पे आप लोग देखो कि लोथल है वन ऑफ द फेमस प्लेस जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। चाहुंदारो यहाँ पे है, कोट डीजी है जो कि ऑलरेडी यूपीएससी में 2018 में पूछा गया था। मोहनजोदारो है यहाँ पे, अमीर बालाकोट है और ये धौलावीरा है। ये सारी जगह आप देख सकते हो, नागेश्वर है, ठीक है। तो ये सारी जगह आप ध्यान रखिए, साथ ही साथ ये याद रखिए कि ये कोटाडा बार्डली जो है यहाँ पे गुजरात में पाया गया है। अब इससे कैसे पता चला कि यहाँ पे जो है डेयरी प्रोडक्शन होता था, क्योंकि कोटाडा बार्डली में एक पॉट मिला। उस समय आप जानते हो कि पॉटरी बहुत तरीके की होती थी, कलरफुल पॉटरी भी बनाई जाती थी। तो एक पॉट मिला है, तो पॉट में जो है ना उसमें कुछ चीज़ें मिली है जो कि दूध से मिलती जुलती है, यानी कि जैसे आप कभी कुछ खाते हो, जो मट्ठा वाला दही आपने खाया है, मिष्टी दही अगर आपने वेस्ट बंगाल का खाया है, तो वो एक अच्छे से जो है ना उसी तरीके से माटी के जो बर्तन होते हैं उसमें वो देते हैं। तो आप जब उसको खाओगे तो आपका जो दही है वो कहीं ना कहीं माटी के बर्तन में रह जाता है। तो कुछ दिन भी आप ऐसे ही बर्तन रहे तो बिना वॉश किए, तो उसमें आपको देखने को मिला कि मिल्क का जो है ना वो हमेशा से वहाँ पे दिखेगा, दही का जो है थोड़ा बहुत जो बच जाता है उसमें सटा रहता है, वो चीज़ें पता चलता है कि हाँ इसमें जो है दही था या फिर दूध का कुछ प्रोडक्ट था। तो उसी तरीके से पता चला है अभी ऐसा जब एग्जैक्वेशन हुआ है तो इस खुदाई में पता चला है कि हाँ ऐसा पॉट है और पॉट में कुछ जो है ना दूध का यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है। तो इसीलिए पता चला है कि अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी दूध पीते थे। तो इवन आज के प्रेजेंट डे में आप देखोगे तो गुजरात जो है ना वो मेजर प्रोड्यूसर है डेयरी प्रोडक्ट का। तो ये चीज़ें से भी समझ में आता है कि आज के डेट में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन डेयरी प्रोडक्ट का अगर कहीं पर हो रहा है तो यानी कि इसका पास्ट से कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। पास्ट में ऐसा हो सकता है, ये एक लिंक करने का जरिया है, इसको आप लोग 100% श्योर नहीं कह सकते हो, ये लिंक किया जा रहा है। एनिमल भी यूज्ड होते थे डेयरी प्रोडक्शन के लिए, यानी कि स्टडीड में आफ्टर ऑल ये पता चला है कि यहाँ पे जो फॉसिल ऑफ कैटल होते थे, यानी कि कैटल का जो फॉसिल्स है, वाटर बफेलो का या फिर गोट का, शिप्स का, जो कि उस एरिया में पाए जाते हैं ना, तो उनके टूथ इनेमल को भी स्टडी किया गया है। यानी कि टूथ इनेमल जो आप देखते हो दांतें होती है ना, उनको भी, ये सारे जितने भी उस समय के एनिमल्स थे तो उनको भी स्टडी किया गया है। इवन काउज और जो वाटर बफेलो है वो भी यहाँ पे पाए जाते थे कि वो मिलेट्स को कंज्यूम करते थे, यानी कि बाजरा बोलते हैं शायद हिंदी में, मुझे नहीं
पता याद नहीं आ रहा, मिलेट्स वो कंज्यूम करते थे। वहीं अगर शिप और गोट्स की बात करूँ तो वो घास और पत्ते खाते थे। लार्ज हर्ड आप देखोगे ये इंडिकेट करता है कि मिल्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा सरप्लस में प्रोड्यूस्ड होता था और इसको एक्सचेंज भी किया जा सकता है और कुछ काइंड ऑफ ट्रेड भी होता था उस समय के जितने भी सेटलमेंट थे, जितने भी जगह था, जैसे ये धोलावीरा, लोथल हो गया, चाउंदारो हो गया, तो इनके बीच में कुछ एक्सचेंज भी होता था। तो ये भी चीज़ें बताई जा रही है। तो ये सारी फाइंडिंग्स है जो कि ये बताया जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का रूरल इकॉनमी कैसा था। यानी कि अगर दूध का प्रोडक्शन वहाँ पे होता था और उसमें व्यापार होती थी तो यानी कि उनके पास अच्छा खासा जो है एक अर्निंग सोर्सेज थी। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज के दिन में क्या रेलिवेंस है। तो रेलिवेंस तो है ही भैया, क्योंकि टाउन स्ट्रक्चर आप देखते हो जिस तरीके से टाउन को बनाया गया है ग्रिड पैटर्न में, और वो भी मेन रोड के साइड में लेन्स को कट करते हुए। तो ये सारे आइडियाज़ कहाँ से आए हैं? ये सारे आइडियाज़ जो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस समय जो लोग रहते थे, उस समय जो वो घर बनाते थे, उसी से निकल कर आया है। साथ ही पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर का सेग्रीगेशन, यानी कि अलग अलग आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे पब्लिक स्फेयर है, ये प्राइवेट स्फेयर है। तो टाउन्स को यहाँ पे भी दो तरीके से डिवाइड किया गया था। एक पब्लिक एक्टिविटी के लिए, पब्लिक एक्टिविटी कहने का मतलब क्या है कि पूजा पाठ रिचुअल्स होते थे, पॉलिटिकल होती थी, यानी कि लोग जो है ना, जैसे आज भी आप देखो कि ट्रेन वगैरह में कहीं पे भी लोग अगर मिल जाते, 3-4 अगर आदमी लोग मिल जाएंगे ना, तो पूरा एकदम वो लोग स्टार्ट हो जाएंगे मोदी जी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, पता नहीं किस 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 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पूरा तैयार स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो क्या होता है कि एक पब्लिक एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही फेस्टिविटी है, ठीक है, तो फेस्टिवल्स वगैरह भी सब मिलके जो इंजॉय करे, वो भी एक प्लेस था। तो ये सारी चीज़ है। वहीं अगर पब्लिक प्राइवेट स्फेयर की बात करूँ तो प्राइवेट स्फेयर में क्या आता है? आपका डोमेस्टिक हाउस आता है, आपका घर आता है। अब घर में तो सारे लोग तो नहीं ना इंटर करके आराम से बात करने लगते। आप अगर परमिशन दोगे, ताला खोलोगे, तब ना आपके घर में कोई आएगा। लेकिन बाहर एक पब्लिक स्पेस होता है, रोड पे चलते हुए अगर कोई दोस्त वोस्त मिल जाते हैं, बड़े रिश्तेदार मिल जाते हैं, तो ये बात होता है एकदम ठहाका मार मार के, है कि नहीं? तो वो हो गया पब्लिक स्फेयर और आपका घर हो गया प्राइवेट स्फेयर। तो ये आइडिया भी कहाँ से निकल कर आया? ये आइडिया भी वहीं से निकल कर आया, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो लोग रहते थे ना, वो इस तरीके का जो है प्लानिंग किए थे। तो उसी प्लानिंग को हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं। थर्ड है यहाँ पे सॉफ्ट डिप्लोमेसी, यानी कि हड़प्पन साइट्स आप देखोगे कि बहुत लार्ज एरिया में पाया जाता है, यानी कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में पाया जाता है। वहीं अगर कुछ आर्टिफैक्ट्स देखें तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ओमन, कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई में। तो ये सारे कनेक्शंस हैं जो कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए आज के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग थे ना, उनका रिलेशन भी था ये सारे कंट्री से, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब से। तो आज के भी डेट में हमारा इन सारे कंट्री से भी रिलेशन अच्छा है। तो ये कहाँ से निकल कर आए? पहले से ही निकल कर आए। साथ ही व्यापार की बात करें, व्यापार जो आज की डेट में हम लोग कर रहे हैं और मिक्स्ड इकॉनमी हम लोग कहते हैं, ओपन ट्रेड हम लोग कहते हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं और ये सारी सोच कहाँ से निकल कर आई है? ये सारी सोच वहीं से निकल कर आई है। क्योंकि आप लोग देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है ना, बहुत सारे आइटम्स को ट्रेड किया जाता था। इवन इंडस वैली के जो लोग थे ना, वो यहाँ पे मेसोपोटामिया के साथ जो है वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, और दूसरे लोगों के भी साथ जो कि बहुत दूर दूर रहते थे, और एक दूसरे के जो है ना लिविंग कंडीशन में वो लोग काफ़ी हेल्प करते थे कि आराम से जो है ना हर कोई रह सके। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की भी डेट में जो हम लोग ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम कितने तरीके का होता है? ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, बेसिकली 4 तरीके का होता है। एक तो रेडिकल्स होता है, एक ट्रेलिस होती है। अब दो का नाम आप बताइए कि और कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारे कंट्री में पाया जाता है अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी। तो हड़प्पन्स जो थे ना, वो बहुत बड़े बड़े सिटीज़ बनाते थे और बहुत बड़े बड़े नहर भी बनाते थे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर भी करते थे और सिंचाई के लिए उनको जो है ना बहुत बड़े बड़े नहर भी बनाते थे। सैनिटेशन सिस्टम भी था, यानी कि साफ़ सफाई, अलग से शौचालय था। साथ ही साथ आप देखोगे कि काफ़ी वो अलग तरीके का टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। आज के डेट का टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन अपना खुद का उस समय का टेक्नोलॉजी था। तो ये सारी चीज़ जो है ना, आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये कहाँ से निकल कर आया? ये यहीं से निकल कर आया। साथ ही वेट और मेज़रमेंट, तो ये तो चीज़ें आपने हिस्ट्री में पढ़ी ही होगी कि वेट और मेज़रमेंट, यानी कि जो ब्रिक का साइज है, जो ईंटे का साइज वगैरह है, तो ईंटे का साइज वगैरह को वो लोग उस समय मेज़र करते थे, क्योंकि घर वगैरह बनाने के लिए जो मेज़रमेंट करना होता था ना, तो ये सारी चीज़ें भी उसी समय से निकल कर आई है। ऑर्नामेंट, भारी भारी आभूषण, यानी कि पहले के राजा महाराजाओं, जब आप लोग देखते हो कि उस समय जो है ना राजा महाराजाएं, रानियाँ वगैरह, इवन इतने हेवी ऑर्नामेंट्स वो लोग पहनते थे, इतने हेवी हेवी ज्वेलरी वो लोग पहनते थे। तो आज की डेट में हम लोग तो जो पार्टी वगैरह जाते, कुछ फंक्शन होता है तो ही पहनते हैं। अब घर में पहन के रहते हैं क्या? जैसे आप जितने भी हिस्टोरिक मूवी
भी देखते हो, चाहे वो पद्मावत हो, चाहे रामलीला हो, या कोई और भी आप लोग देख लो, ठीक है, देवदास वगैरह ये सब देख लो, उसमें आप लोग देखोगे कि राजा रानी सब कोई जो है ना पूरा आभूषण से ही मतलब कि एकदम पूरी तरीके से पैक्ड होते हैं आभूषण से। मुझे तो ये देख के आश्चर्य होता है कि हम लोग थोड़ी देर पार्टी में जब उतने बड़े बड़े ज्वेलरीज वगैरह पहन के जाते हैं तो उस समय जो है 3-4 घंटा किसी तरह काटना मुश्किल हो जाता है। ये डेली वेयर करना इस तरीके का और 24 घंटे इस तरीके का वेयर करके रखना, पता नहीं कितना टफ होता होगा। वो लोग अपने रेगुलर लाइफ को कैसे वो लोग लीड करके चलते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आती है। चलो आज के डेट में एक चीज़ अच्छा है कि पुरुष लोग जो है इतना आभूषण नहीं पहनते हैं और उस तरीके का जो है ड्रेसेस भी नहीं होता है। जैसे पहले के ज़माने में इतने हेवी हेवी ड्रेसेस पहनते थे, ऊपर से इतना सारा आभूषण पहनते थे, तो आज के डेट में इतना ज्वेलरी नहीं पहनते। भले आज के डेट में थोड़ा फैशन है, आप लोग ईयरिंग्स वगैरह पहन लेते हो, ठीक है, हेयर्स लंबे कर लेते हो, खैर कोई बात नहीं, वो सब ठीक भी लगता है। लेकिन पहले आप सोचो कि जैसे पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा वैसे थे, आज के भी डेट में सारे लड़के वैसे ही हो जाए, सारी लड़कियां वैसे ही कपड़े पहनने लगे तो फिर कैसा लगेगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये ऑर्नामेंट का जो है कि जो विमेन के द्वारा जो पहना जाता है, पुरुष जो पहनते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, ये वहीं से आई है। इवन आप जानते हो कि बीड्स जो था वो काफ़ी पॉपुलर था और ये एविडेंट मिलता है कि कुछ फैक्ट्रीज़ में पाया जाता है, जैसे चाहुंदारों में, लोथल में बैंगल्स बनाने के लिए भी अलग अलग फैक्ट्रीज़ वगैरह थे, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। सील वगैरह आप देखते हो, स्टैंडर्ड जो हरप्पन सील है उसकी स्क्वायर प्लेट 2 × 2 स्क्वायर इंचेस है, जो कि किससे बना हुआ है, तो सॉफ्ट रिवर स्टोन स्टेटाइट से बना हुआ है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पन में मिलने वाले जो यहाँ पे सील है तो वो किससे बनाए जाते हैं, तो वो स्टेटाइट से बना हुआ था। तो वही चीज़ें आज भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं। रिलीजन की बात करें, इतने धार्मिक हैं हम लोग, हर एक अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, और भगवान को पूजा करना, नेचर को पूजा करना और हमेशा जो है इस तरीके का काम करना, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आई, ये सारा सोच जो है ना, ये हड़प्पन सोसाइटी से ही निकल कर आया। तो आप समझ सकते हो कि रेलिवेंस तो आज भी है, आगे भी रहेगा, और इसकी रेलेवेंस ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि जो चीज़ फंडामेंटल होती है ना, वो आपको हमेशा आजीवन आपको जो है वो हेल्प करेगा। जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ने, अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो तो आप जो है ना कहीं ट्रबल फेस जरूर करोगे, क्योंकि जो रेफरेंस बुक होता है, जैसे पॉलिटी की आप लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, ज्योग्राफी की जीसी लियोंग पढ़ते हो, तो ये सब क्या है कि रेफरेंस बुक है, ये आपका बेसिक नहीं है। बेसिक क्या है, 11th-12th की जो एनसीईआरटी आपकी ज्योग्राफी की है, या फिर आप 6 से पढ़ लो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है ज्योग्राफी में, आपका स्कूल टाइम में भी वीक रहा है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इंटरेस्टिंग भी लगता है, बूझो उलझो के साथ जो है काफ़ी अच्छा भी लगता है, फ़नी टाइप की भी लगती है बुक, इंटरेस्टिंग भी लगता है और जल्दी समझ में भी आता है। तो वो क्या है ना कि वो आपको हमेशा आपको हेल्प करेगा, वो आपको प्रीलिम्स में भी, क्वेश्चंस टैकल करने में भी, मेंस लिखने में भी, कुछ नहीं आ रहा है तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़े हो तो मेरी बात मानो, आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख के चले जाओगे। साथ ही साथ जो आप इंटरव्यू में जवाब देते हो तो वो आपकी फंडामेंटल होती है, कुछ बहुत ज़्यादा आपको बोलना नहीं होता, लेकिन ये फंडामेंटल जो बेसिक थिंकिंग अराइज होती है, आपकी जनरेट होती है, वो कहाँ से होती है, वो एनसीईआरटी से ही होती है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है जो बेस है ना वो आपको कभी भी नहीं धोखा देगा। यही है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये हमें कभी भी नहीं, इसकी जो रेलिवेंस है वो कभी नहीं ख़त्म होगी। जैसे आप देखो कि एथिक्स पेपर में पूछा जाता है कि गांधी जी की आज के डेट में क्या रेलिवेंस है, उनका जो विचार था वो आज के डेट में, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो आज के डेट में एग्जिस्ट करती कि नहीं, ऑब्वियस करती है, ये आगे भी करती रहेगी, है कि नहीं। किसी की भी जो महान पुरुष होते हैं, जो बड़ी चीज़ें होती है ना, उनकी रेलिवेंस कभी नहीं ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन है जिसको हम लोग पकड़ के आगे चलते जाते हैं, है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँगी, जितना मोस्ट लगा लूँ उतना कम है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको पता होना चाहिए और याद भी करना है आपको, मगअप करने वाली चीज़ें हैं, स्टैटिक पोर्शन इसे कहते हैं, जिससे डायरेक्टली आपका यूपीएससी में क्वेश्चन बन जाता है। हड़प्पा जगह है, हड़प्पा जगह कहाँ लोकेशन है, लोकेशन याद रखिए, पाकिस्तान में है, और नदी कौन सी है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि ये इंडस रिवर के बगल में ये पनपी हुई सिविलाइजेशन थी। तो इंडस की आपको देखने को मिलेगा कि ट्रिब्यूटरीज भी हैं, यानी कि आप देखो 6 ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तो इंडस है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, बीएस है, सतलज है, तो ये 6 इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि कौन कौन सा जगह किस किस रिवर में थी, किस किस इंडस की जो है आपके ट्रिब्यूटरीज में थी। हड़प्पा की बात करूँ तो ये पाकिस्तान में है आज की डेट में, ठीक है, उस समय तो सब कुछ एक था, आज की डेट में ये हड़प्पा कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। कुछ फाइंडिंग इससे मिली है, जैसे कि 6 ग्रेनरीज इससे मिला है, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम, योनी,
मदर गॉडेस की फिगर यहाँ पे मिली है। डॉग चेजिंग अ डियर इन ब्रोंज मेटल, इसकी स्कल्पचर्स मिली है। रेड सैंडस्टोन मिल टॉर्सो मिला है, यानी कि टॉर्सो जो पुतला होता है ना जिसके हाथ पैर मुंह नहीं होते, तो उसको टॉर्सो कहते हैं। फिर है मोहनजो दारो, तो मोहनजो दारो भी आज की डेट में पाकिस्तान में ही है और ये सेम रावी रिवर में ही है। यहाँ पे क्या मिले हैं, सिटाडेल, ग्रेट बाथ, एक ग्रेट बाथ है जो कि काफ़ी फेमस था, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें थी और उसमें महिलाएं, जितनी रानियां होती थी, महिलाएं तो छोड़िए रानियां कहते थे, रानियां जितनी होती थी वो वहीं जाके नहाती थी। और मजाल है कि कोई उनको देख सके, इतना भव्य और इतना सिक्योरिटी के साथ बनाया जाता था। अंदर अंदर जो है ना ज़मीन के अंदर काट काट के रास्ते बनाए जाते थे। तो ये द ग्रेट बात है जो कि मोहनजो दारो में ही है। और बियर्डेड प्रिस्ट की यहाँ पे जो है स्कल्पचर्स है। और ग्रेट ग्रेनरी है, फेमस ब्रोंज स्टेटस है जो डांसिंग गर्ल की है ना, ब्रोंज यहाँ पे डांसिंग गर्ल है। तो ये भी पूछा जाता है कहाँ से पाया गया है, तो ये मोहनजो दारो में ही पाया गया है। ठीक है, पशुपति सील भी मोहनजो दारो में ही है। धोलावीरा की बात करूँ तो आज के डेट में ये इंडिया में है, गुजरात में है। यहाँ पे जॉइंट वाटर रिजर्वायर्स है, यानी कि वाटर को किस तरीके से कंजर्व करके रखना है। एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। लोथल की बात करूँ तो ये भी इंडिया के गुजरात में ही है। यहाँ पे बहुत बड़े डॉकयार्ड है, फायर अल्टर्स है, टेराकोटा फिगर्स देखने को मिलता है हॉर्स के और शिप के। राखीगढ़ी की बात करूँ तो ये भी इंडिया में है, हरियाणा में पाया जाता है। लार्जेस्ट साइट्स है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जगह कौन है, तो राखीगढ़ी ही है। ठीक है, टेराकोटा यहाँ पे जो है ब्रिक्स भी मिलते हैं, यानी कि जो कच्चे ब्रिक्स होते हैं उसको अगर थोड़ा सा आग में सेक दो, पका दो, तो उसको टेराकोटा कहते हैं। रोपर आज की डेट में आप देखो पंजाब वाले एरिया में है और सतलज रिवर में ये रोपर देखने को मिलेगा। जब ह्यूमन ओवल पीट्स को जब ब्यूरल किया जाता था, दफनाया जाता था, तो उनके साथ डॉग को भी दफनाया जाता था। साथ ही कॉपर के जो है ना हथियार भी मिले हैं, जैसे वो लोग जो है उस समय पत्थर को तोड़ने के लिए, बड़े बड़े जानवर का शिकार करने के लिए जो है ना, तीर धनुष थोड़ी था उस समय, पिस्तल थोड़ी था, वो लोग जो है ना औजार बनाते थे, तो कॉपर के औजार मिले हैं। साथ ही बालाथल और कालीबंगन की बात करूँ तो ये आज की डेट में राजस्थान में है। यहाँ पे बैंगल फैक्ट्री है कालीबंगन में। ठीक है, साथ ही यहाँ पे टॉय कार्ट भी है, कैमल के हड्डी भी मिलते हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स भी है, सिटाडेल भी है और यहाँ पे लोअर टाउन भी है। यहाँ वहीं अगर बात करूँ सुरकोटाडा की, तो सुरकोटाडा भी यहाँ पे कहाँ, गुजरात में है। साथ ही बानावाली की बात करूँ तो ये आज के डेट में हरियाणा में है और रिवर सरस्वती में है। ठीक है, साथ ही आलमगीरपुर की बात करूँ तो ये मेरठ में है, यानी कि यूपी में है और ये यमुना रिवर में देखने को मिलेगा। ईस्टर्न मोस्ट साइट था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ईस्टर्न में, क्योंकि आप देख सकते हो कि यूपी में चला गया ना, मेजोरिटी आपका जो रीजन है वो गुजरात राजस्थान में वाला ही रीजन आपको देखने को मिलेगा। कुछ पाकिस्तान में आ जाता है और कुछ पंजाब में आ जाता है और कुछ आपका जो है ये एक ही है जो आपको यूपी में देखने को मिलेगा, तो ईस्टर्न मोस्ट है। मेहरगढ़ की बात करूँ तो मेहरगढ़ कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ पे पोट्री और कॉपर टूल बहुत मिलते थे। तो इतने सारे जो रीज़न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बार बार देखते रहो, क्योंकि इससे आपको जो है ना काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हम लोग ने देख ली कि क्यों बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चला है। अच्छा हाँ, ये इनबॉक्स आपका छूट गया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं। ये वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, जो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है और चाइना है, उसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूँ तो ये कल्चर और पॉलिटिकल एंटिटी है जो कि नर्दर्न रीजन में था, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका जो क्षेत्र है वो गुजरात राजस्थान पंजाब पाकिस्तान वाला है, यानी कि ये नर्दर्न रीजन में था। और कब से कब तक था, तो 7000 से लेकर 600 BCE तक था। दयाराम शानी है जो कि इसको फर्स्ट डिस्कवर किए थे हड़प्पा को 1921 में। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दयाराम सानी पूछ लिया जाता है कि इसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। मॉडर्न नेम अगर हम लोग देखें तो आज के डेट में जो इंडस रिवर की जो वैली की लोकेशन है ना, उसी से इसका नाम भी पड़ा है। साथ ही यहाँ पे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशंस भी इसको कॉमनली कहते हैं, क्योंकि सरस्वती रिवर के बाद, क्योंकि ये इसको वैदिक सोर्सेज में काफ़ी इसका जिक्र मिला है, तो इसके बाद इसको कहा जाता है कि इंडस सरस्वती ये सिविलाइजेशन भी था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, तो नॉन अनदर देन ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ही है। साथ ही साथ आप देखो कि कैसे ये इंड हुआ ना, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। काफ़ी हम लोग भी डिस्कस किए हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि एक भूकंप आ गया तो सब तहस नहस हो गया, या फिर बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था, फ्लड आ गया था, जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा डूब गया। तो कैसे ये ख़त्म हुआ ना, ये आज तक नहीं क्लियर हुआ है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट है वो बहुत डिफरेंट तरीके की बात करते हैं, बट अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। जो सिविलाइजेशन का सदर्न मोस्ट पॉइंट था ना,
वो कंटिन्यूड है और आयरन एज सिविलाइजेशन में भी इसका डेवलपमेंट देखने को मिला है। अब रिसेंटली देख लेते क्या क्या रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, तो एक जगह आपको मिल जाएगा। रिसेंट स्टडी में देखें तो मानसून पैटर्न जो है ना, इसको लिंक किया जा रहा है, जो शिफ्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज में, तो इसको लिंक किया जा रहा है कि इसी के कारण यहाँ पे राइज और फॉल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, उसी के कारण मानसून पैटर्न भी शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे आप देखो बिराना हरियाणा जो है वो आज के डेट में ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड साइट्स है यहाँ पे, यानी कि हरियाणा में एक बिराना यहाँ पे पाया गया है, जो कि सबसे पुराना, सबसे यहाँ पे जो है ना, आप देखोगे पुराना ये जगह है। इससे पहले मेहरघाट जो कि पाकिस्तान में है, उसको यहाँ पे ओल्डेस्ट माना जाता था, बट आज के डेट में ओल्डेस्ट साइट कौन सा है, तो हरियाणा का बिराना है। ठीक है। डीएनए सैंपल भी यहाँ पे कुछ स्केलेटन का मिला है, जो यहाँ पे राखी घड़ी से निकला था, तो चलो ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे जयंती बाबा बंदा सिंह के बारे में समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पे रिसेंटली ट्रिब्यूट किया गया है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को, और इनकी 350 जयंती में। तो कौन थे ये बाबा बंदा सिंह बहादुर, तो ये थे एक सिख वॉरियर, जिनको यहाँ पे इनके स्ट्रगल के लिए जाना जाता है। मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में इनकी जो स्ट्रगल थी उनके लिए पाया जाता है। इनको यहाँ पे लक्ष्मण दास भी कहते हैं, लक्ष्मण देव भी कहते हैं, माधव दास भी कहते हैं, और इनका जन्म जो है मिन्हास राजपूत फैमिली में हुआ है। इनके द्वारा आप देखोगे कि नंदद में जो है एक मोनास्ट्री भी इस्टेब्लिश किया गया है, जिसको आज की डेट में हम लोग महाराष्ट्र जानते हैं। जो महाराष्ट्र स्टेट है, ये इन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि इस्टेब्लिश किया गया है, गोदावरी रिवर के ही बगल में। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे गुरदास नंगल का एक टाउन भी है, काफ़ी फेमस टाउन है, जो कि मुगल में 1715 में ये पाया जाता था। बाबा बंदा सिंह जो थे उनको कैप्चर्ड कर लिया गया था और दिल्ली भेज दिया गया था। फिर उनको इतना टॉर्चर किया गया कि इनकी मृत्यु हो गई थी 1716 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इनके कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, क्यों इनको याद किया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जमींदारी सिस्टम जो थी ना, उसको एबॉलिश किया गया। जमींदारी सिस्टम में क्या था कि बहुत ज़्यादा पीजेंट्स को जो है ना, उनसे बहुत हाई टैक्सेस वसूला जाता था, तो इस चीज़ों को ख़त्म किया गया। और साथ ही साथ जो है इनके द्वारा कॉइन बनाए गए थे, जिसमें कि गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह का जो है नाम उसमें रखा गया था। साथ ही जो यहाँ पे मुखलिसगढ़ जो हरियाणा में है ना, उसका नाम यहाँ पे चेंज करके जो है लोहगढ़ रख दिया गया था। इन्हीं के द्वारा ये किया गया था, और ये कैपिटल बन गया किसका, तो फर्स्ट सिख स्टेट का ये कैपिटल भी बन गया। कुछ कंटेम्प्रेरीज देख लेते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि 10th गुरु सिख माना जाता है इनको, और उनके द्वारा सिख को एक मार्शल रेस में ट्रांसफॉर्म किया गया था। फिर शाह आलम थे, ये 7th मुगल एम्पायर थे, और ये औरंगजेब के बेटे भी थे। तो ये सारी पूरी फैक्ट्स है, आपको ये ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चंस निकल कर आ जाते हैं, आप हिस्ट्री में देखो, लेकिन लगता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन निकल कर आएगा, लेकिन एक्चुअली ये करंट अफेयर्स के ही होते हैं। अब आइए देख लेते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि यहाँ पे लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो किसको मिला है, 2020 के लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो लुइस ग्लुक को मिला है। तो याद रखना है, ऐसे ऐसे नाम है, तो एल फॉर लिटरेचर एंड एल फॉर लुइस। ठीक है, तो नाम याद भी नहीं रह रहा है, तो थोड़ा बहुत जो ऑप्शन होगा उसमें आप एल फाइंड आउट करके उसको आप लोग मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे लुइस ग्लुक को जो यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया है लिटरेचर के लिए, वो इनकी बहुत ही प्यारी आवाज़ के लिए दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ हाँ, ये इनकी बहुत ही प्यारी आवाज़ के लिए इनको दिया गया है, क्योंकि ये गाना इतना अच्छा गाती है कि ऑडियंस जो है ना स्टिक हो जाते हैं, तो इनको इनके लिए दिया गया है। अब लुइस ग्लुक के बारे में एक बार देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर में है, ये यहाँ पे स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, और साथ ही साथ ग्लुक जो है ये पहली विमेन पोएट है। ठीक है, यानी कि ये कविता वगैरह बोलती है, तो ये पहली बार ऐसी कोई फीमेल है जिनके द्वारा ये प्राइज़ जीता गया है। न्यूयॉर्क की ये जन्मी है 1943 की, और ग्लुक के द्वारा जो है 12 कलेक्शन ऑफ पोइट्री और 2 बुक ऑफ एसे जो है वो लिखा गया है। साथ ही साथ ये जो है इससे पहले पुलिट्जर प्राइज़ भी जीत चुकी है, और साथ ही साथ वाइल्ड इरीज भी इनके द्वारा एक लिखा गया था 1992 में उसके लिए। ठीक है, साथ ही साथ इनका जो थीम है वो है चाइल्डहुड, फैमिली लाइफ, ट्रॉमा, डेथ एंड हीलिंग। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़ जो यहाँ पे दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही दिया जाता है, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के लिए दिया जाता है। टोटल जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है ना, वो 6 कैटेगरी में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप देखो कि मीन्स अगर किसी का डेथ हो जाता है ना, तो उसके बाद नोबेल प्राइज़ उनको नहीं दिया जाता है। वैसे आप लोग देखते हो कि जैसे पद्म भूषण ये सब है, तो वो सब जो अवार्ड है वो सब दिया जाता है अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी, लेकिन नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता। ये एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम ये 3 पर्सन को ही एक ही सिंगल कैटेगरी में दिया जाता है। जैसे इस बार आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे फिज़िक्स में 3 लोगों को दिया गया है, जो आपका ब्लैक थ्योरी के ऊपर उन्होंने डिस्कवरी की है, और उसके साथ साथ जो
हेपेटाइटिस सी के बारे में जो मेडिसिन में दिया गया वो 3 लोगों को दिया गया है। हेपेटाइटिस सी वायरस का जो है उसको डिस्कवर किया गया, उसके नेचर को, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया गया, तो उसके लिए तो यहाँ पे जनरली आप देख सकते हो कि एक सिंगल कैटेगरी में मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है स्पेशली इनको डेजिग्नेट किया गया है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ये प्राइज़ देने का। तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी है जो कि साइंस का है, और ये नोबेल प्राइज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिया जाता है। कारोलिनसे इंस्टीट्यूट फॉर नोबेल प्राइज़ है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। रॉयल स्वीडिश एकेडमी है जो कि नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर देती है। और कमिटी ऑफ 5 पर्सन है जिनको कि इलेक्ट किया जाता है नॉर्वेजियन पार्लियामेंट से, वो भी नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। ठीक है, तो स्वीडन की तरफ